वेलकम टू माय चैनल लेट्स क्रेक द यूजीसी नेट विद जेआर। पिछले क्लास में हम 20 क्वेश्चन पढ़े थे यूजीसी नेट पेपर 1 के। 50 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन मैंने आपको बताया था। ये प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चन है, आप लोगों के लिए पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं एग्ज़ाम में इस बार। तो प्रीवियस ईयर के मैंने 20 क्वेश्चन आप लोगों को बता दिया था पेपर 1 के। आज हम पढ़ेंगे 20 क्वेश्चन के बाद 21 से लेकर 30 तक। बहुत लॉन्ग वीडियो ना हो इसलिए मैं जल्दी क्वेश्चन आप लोगों को बता देती हूँ, ठीक है। तो 21 में क्या पूछा है, यदि रीजन को 5 और गवर्नमेंट को 9 के रूप में फूट बंदित किया जाता है तो एक्सीडेंट का फूट क्या होगा। अब यहाँ पर शॉर्ट में नंबर दे दिया होता है, रीजन 6 अंक का है तो 1 अंक कम 5 इसको दे दिया है, ठीक है। मतलब ये अल्फ़ाबेट्स है और यहाँ 10 अल्फ़ाबेट्स है तो 1 कम 1 माइनस करके 9 दिया। तो ठीक वहीं यहाँ पर आपके कितने अल्फ़ाबेट्स हो जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो जाते हैं। तो 1 कम क्या होगा इसका आंसर 7, तो बी का आंसर हो जाएगा 21। नेक्स्ट है, संजय ने एक वस्तु की 25% की हानि पर बिक्री मूल्य में 175 रुपये की वृद्धि की होती तो 10% लाभ प्राप्त होता। इस वस्तु का लागत मूल्य क्या था। पहले मैं इसे सॉल्व कर सकूँ। आंसर मैं आप लोगों को बता देती हूँ। 22 का आंसर क्या होगा, 500 रुपये। नेक्स्ट है, संप्रेषण प्रक्रिया को तब पूर्ण माना जाता है जब, मतलब इन सब ऑप्शन में से आपको पढ़ना है कि संप्रेषण प्रक्रिया को कब पूर्ण माना जाता है। तो कब पूर्ण माना जाता है, इसका आप लोगों का आंसर क्या हो जाएगा, डी। आदाता संदेश का अवबोध करता है। जब आदाता मतलब जो संदेश ले रहा वो संदेश का क्या करता, अवबोध करता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 23 का आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है हमारा, किसी आधार वाक्य का उद्देश्य और विधेय दोनों एक ही हो लेकिन केवल गुणवत्ता में भिन्नता हो तो क्या कहलाता है। तो ये क्या कहलाएंगे, मतलब दोनों आधार वाक्य और उद्देश्य विधेय दोनों एक ही हैं लेकिन उसके गुणवत्ता में क्या है, भिन्नता है। तो वो क्या कहलाएगा, तो वो कहलाएगा बिलोंग, क्योंकि ये एक दूसरे के अपोजिट है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 24 का बी आंसर हो जाएगा। चलिए अब 25, एक रेलगाड़ी आगरा से प्रातः 5 बजे प्रस्थान करती है और दिल्ली में प्रातः 9 बजे पहुंचती है। अन्य रेलगाड़ी दिल्ली से प्रातः 7 बजे प्रस्थान करती है और आगरा में पूर्वाह्न 10:30 बजे पहुंचती है। तो दोनों रेलगाड़ी किस समय पर एक दूसरे के सामने से गुजरेंगी। तो ठीक है, 25 का आंसर हमारा क्या हो जाता है, डी 7:56 में। अब 26, तर्क वाक्य कोई लाल काला नहीं है, निम्नलिखित में से किस तर्क वाक्य के समतुल्य है। मतलब कोई भी लाल जो है वो काला नहीं है। तो हम यहाँ इसका डायग्राम लाल हो जाएगा और यहाँ काला हो जाएगा। ये दोनों में बहुत डिफरेंस है कि कोई भी लाल काला नहीं है। तो कोई काला लाल नहीं होगा, या सभी लाल काले हैं, कुछ लाल काले नहीं है, या लाल काला क्या है, नहीं है। तो इसके आंसर क्या हो जाएंगे, कुछ लाल काले नहीं, कुछ लाल काले नहीं। मतलब इन तीनों में से 4 ऑप्शन दिए, इसमें से कुछ कुछ आप लोगों के मिलेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कोई लाल काला नहीं है। यहाँ तो पहले ही पता है कि लाल काला नहीं है, तो जाहिर सी बात है कोई भी लाल काला होगा नहीं। तो कोई भी लाल काला नहीं है, ये नेगेटिव में बन सकता है। और 4 में लाल काला नहीं है, ये दिया हुआ नेगेटिव, तो इसका नेगेटिव में ही इसका आंसर आएगा। तो इसीलिए 1 और 4, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। अब हम लोग आ जाते हैं 27 में। निम्नलिखित में से कौन सा अंश एक पूर्णांक और उसके व्युत्क्रमण के योग का परिणाम है। मतलब इन चारों अंश में से कौन सा अंश जो पूर्णांक और उसके व्युत्क्रमण के योग का परिणाम है। तो 27 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 27 का हमारा आंसर है बी, 26/5। नेक्स्ट, नीचे 2 आधार वाक्य दिए गए हैं जिनका निष्कर्ष प्राप्त किए गए। निम्नलिखित में से कौन से निष्कर्ष इस आधार वाक्य के वैध रूप से प्राप्त किया जा सकते हैं। आधार वाक्य और निष्कर्ष, तो आधार वाक्य और निष्कर्ष ये है या नहीं, कुछ बैग टेबल है, सभी बैग कुर्सियाँ है। कुछ बैग टेबल है और सभी बैग जो है वो क्या है, कुर्सियाँ है। तो इसमें क्या होता है, कुछ आ सकता है, तो कुछ यहाँ दिया हुआ है आधार वाक्य में, तो आंसर भी कुछ में ही आएगा, नेगेटिव नहीं आता, कभी भी नहीं आता। तो नेगेटिव हमारा बी और डी दे दिया हुआ है और इसका आंसर हमारा क्या होगा, ए और
मीन्स 28 का हमारा आंसर क्या होगा 8। देखिए कुछ से आधार वाक्य दिए हुए तो आंसर भी हमारा कुछ नहीं आएगा, नेगेटिव नहीं आएगा। नेगेटिव दिया तो नेगेटिव में आ सकता है, और अगर सभी दिया हुआ रहता है तो सभी में भी कुछ आ सकता है, लेकिन नेगेटिव नहीं है। इसके आंसर में क्या हो जाएगा ए और सी में कुछ टेबल कुर्सियाँ हैं और कुछ कुर्सियाँ बैग है। नेक्स्ट हो जाएगा 29। यदि तर्क वाक्य सभी गणतंत्र कृतज्ञ है तो सत्य मान लिया जाता है, तो निम्नलिखित में से कौन से तर्क वाक्य असत्य हो सकते हैं? सभी तर्क वाक्य गणतंत्र कृतज्ञ नहीं है, कुछ गणतंत्र कृतज्ञ नहीं है, कोई भी गणतंत्र कृतज्ञ नहीं है, कुछ गणतंत्र कृतज्ञ। यहाँ देखिए सभी गणतंत्र कृतज्ञ, तो मैंने बताया था सभी रहेगा तो कुछ हो सकता है, नेगेटिव इसमें नहीं हो सकता। नेगेटिव गणतज्ञ कृतज्ञ नहीं है, कुछ गणतज्ञ यहाँ कुछ बोल दिया है, ये भी हो सकता है। तो 29 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, कुछ गणतज्ञ कृतज्ञ नहीं है, कुछ गणतज्ञ कृतज्ञ नहीं है, और 3 में आ जाएगा कोई भी गणतज्ञ कृतज्ञ नहीं है। यहाँ तर्क वाक्य सभी गणतंत्र कृतज्ञ है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 29 का आंसर हो जाएगा हमारा 1 2 और 3। 30 में जनसंचार माध्यमों से प्रत्येक व्यक्ति के लिए पूर्व निर्धारित प्रकार्य नहीं होते हैं और व्यक्ति अपनी पसंद के अनुसार उनका उपयोग करते हैं, यह किस तथ्य का सूचक है? ठीक है, तो एक इस तरह मतलब जनसंचार माध्यमों में प्रत्येक व्यक्ति के लिए पूर्व निर्धारित प्रकार्य नहीं होते हैं, व्यक्ति अपनी पसंद के अनुसार उनका उपयोग करते हैं, यह किस तथ्य का सूचक है? तो यह किस तथ्य आग्रह संक्रिया का सूचक है। इसका आंसर हो जाएगा वर्ष 2008 में कंपनी द्वारा किए गए कुल व्यय और वर्ष 2009 में कंपनी के कुल व्यय का अनुमानित अनुपात। ठीक है, तो वर्ष 2008 में कंपनी द्वारा किए गए कुल व्यय, जितना भी व्यय ये सब किया गया था 2009 में, ये दोनों को जोड़ के इसका अनुपात हमको निकालना है। तो इसका आंसर हमारा चार्ट दिया हुआ है, इसको देखकर हम लोग को इसका आंसर देना है। तो इस अवधि में कंपनी को प्रतिवर्ष कितने औसत ब्याज का भुगतान करना पड़ा, मतलब इस अवधि में पूरे इस अवधि में कितने प्रतिशत औसत ब्याज का भुगतान करना पड़ा रुपए में बताना। ठीक है, तो 32 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 32 का आंसर हमारा है सी 33.7 लाख। नेक्स्ट हमारा 33 का क्वेश्चन के लिए भी ये चार्ट दिया हुआ, इसको रीडिंग करके तब हमें सॉल्व करना है। प्रदत्त अवधि में कंपनी द्वारा भुगतान की गई लाभांश की कुल धनराशि वेतन की मूल्य राशि का लगभग कितना प्रतिशत है? तो 33 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी 1.3% है। थ्री के बाद हम आगे पढ़ेंगे 34 क्वेश्चन के लिए। पाई चार्ट यहाँ दिया और निम्नलिखित तालिकाओं पर ध्यान दीजिए। इसमें दिए गए वर्षों में किसी कंपनी का वार्षिक व्यय लाख रुपए में लिखा और दर्शाया गया है, मतलब तालिका में निहित प्रदत्त के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सिंपल। वर्ष 2008 में सभी मदों पर किया गया व्यय वर्ष 2012 में कुल व्यय का लगभग कितना प्रतिशत है? मतलब वर्ष 2008 का पूरा कुल व्यय हम लोग काउंट करेंगे, फिर 2012, फिर दोनों में थी करेंगे कि 2012 कितना प्रतिशत, लगभग कितना प्रतिशत वर्ष 2012 में कुल व्यय का लगभग कितना प्रतिशत है 2008 में। तो 34 का हमारा आंसर हो जाएगा ए 66%। नेक्स्ट है 35, इसकी भी ये तालिका दी हुई आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन पूछा, इस सभी वर्षों के लिए करों पर किए गए कुल व्यय और इन सभी वर्षों के लिए किए गए कुल व्यय का अनुमानित अनुपात क्या है? तो 35 का हमारा आंसर हो जाएगा क्या, डी 31:36। पूर्वी भारत में बड़े हिस्से में भूजल दूषित
है, भूजल दूषित है। तो 36 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए आर्सेनिक। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मार्टियल प्रोटोकॉल का उद्देश्य है, इसमें से क्या उद्देश्य है, तो ओजोन अपव्ययकारी पदार्थ को चरणबद्ध तरीके से दूर करना। 37 का आंसर ये होगा। 38 में पूछा गया है, भूकंप ए रिक्टर स्केल पर 5 और भूकंप बी उसी स्केल पर 8 और भूकंप बी का तरंग आयाम ए की तुलना में 1000 गुना होता है। फिर कथन 2 में कहा गया है, बी में मुक्त ऊर्जा ए की तुलना में 3 गुना अधिक होता है। तो इस 4 क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा कि कथन 1 सही और कथन 2 गलत है। कथन 1 सही और 2 भी सही है, कथन 2 सही है पर कथन 1 गलत है, ऐसा है, या कथन 1 सही, कथन 1 और 2 दोनों ही गलत है। तो 38 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 38 का आंसर हो जाएगा हमारा ये, कथन 1 सही है और कथन 2 क्या है, गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। अब 39 में निम्नलिखित में से कौन सा प्रमाण पत्र डिप्लोमा डिग्री मार्कशीट आदि जैसे सभी शैक्षणिक पुरस्कारों का ऑनलाइन स्तर है, इसमें से क्या होगा। स्वयं नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी, राष्ट्रीय शैक्षणिक पुस्तकालय, राष्ट्रीय शैक्षणिक डिपॉजिटरी, इन चारों ऑप्शन में से कौन से ऑप्शन होंगे। तो इसका आंसर होगा राष्ट्रीय शैक्षणिक डिपॉजिटरी, डी। 40, उस स्कीम का नाम बताइए जिससे भारतीय संस्था और विश्व की सर्वोत्कृष्ट संस्था के मध्य शैक्षणिक और शोधपरक सहयोग सुकर हो जाता है। तो इन चारों ऑप्शन में से क्या होगा, ICSSR, इम्प्रेस, स्टाफ डेवलपमेंट स्कीम, स्पार्क, या इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट स्कीम, इन चारों ऑप्शन में से क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 40 का आंसर क्या हो जाएगा, सी, स्पार्क लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट 41 में SMTP किसका परिवर्तित है, मतलब इसका फुल फॉर्म क्या होगा। SMTP किसका परिवर्तित है, किसका बदलाव है। तो 41 का फुल फॉर्म हमारा क्या हो जाएगा, सी, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। 42, निम्नलिखित में से ऊर्जा के किस स्रोत में न्यूनतम विद्युत उत्पाद होता है, मतलब इन सब में से ऊर्जा के किस स्रोत में न्यूनतम विद्युत उत्पाद होता है। तो 42 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सौर वायु तो नहीं होगा, तो क्या होगा, भूतापीय, मीन्स सी आंसर हो जाएगा। अब 43 का विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की फैकल्टी रिचार्ज स्कीम का मुख्य उद्देश्य था, मतलब मुख्य उद्देश्य क्या था, इन सब में से उच्चतर शिक्षण संस्थाओं में शिक्षक वृंद की कमी की समस्या का निराकरण करना, शिक्षकों के शिक्षण कौशल का स्नातक। 43 का आंसर क्या हो जाएगा, ए। 44 का निम्न फाइल प्रारूप में से कौन सा वीडियो फाइल प्रारूप नहीं है, मतलब जिसमें वीडियो नहीं होता है। निम्न फाइल प्रारूप, इस फाइल प्रारूप में से जिसमें वीडियो और का सेवन नहीं हो सकता। तो इन चारों में से क्या होगा। तो हमारा 44 का आंसर क्या हो जाएगा, डी, JPEG में। 45 में क्या, विश्वविद्यालय के नित्य प्रतिदिन प्रशासन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा निकाय उत्तरदायी है। 45 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी, सिंडिकेट अधिशासी परिषद। निम्नलिखित में से किन 46 निम्नलिखित में से किन कथनों में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मुख्य प्रकारों का निरूपण होता है, मतलब इन सब में से कौन कौन से कार्य का निरूपण होता है विश्वविद्यालय का अंतर्गत। ऑप्शन को पढ़ के ऐसे करना है। तो 46 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, C, 1, 2 और 4 में संस्थाओं का मान्यता, गुणवत्ता और मानकों का अनुरक्षण किया जाता है, और 4 में क्या, संस्थाओं को अनुदान दिया जाना। तो इसका ये तीनों ऑप्शन किस में आ रहे हैं, सी में। तो हमारा आंसर क्या होगा, सी। किसी कंप्यूटर की मुख्य स्मृति में 960 KB बाइट है, स्मृति में निहित बाइट की सही संख्या क्या है। तो ए होगा, बी होगा, या सी, या डी होगा। तो 47 का हमारा आंसर क्या है, सी, 960 × 1024।
ताजमहल पर मुख्यतः निम्नलिखित में से किसके प्रतिकूल प्रभाव की आशंका है? सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरीन, ऑक्सीजन या हाइड्रोजन। मीन्स ताजमहल बहुत दिन हो गया, तो इन सब में से किससे वह प्रभावित हो सकता है? तो 48 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए, सल्फर डाइऑक्साइड। 49 निम्नलिखित में से क्या उच्चतर शिक्षा में अपारंपरिक अधिगम कार्यक्रम है? मीन्स इस सब में से कौन सा अपारंपरिक अधिगम कार्यक्रम है? ए, बी, सी या डी होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, स्वयं। नेक्स्ट, ईमेल में त्वरित पुनः प्राप्ति के लिए संपर्क सूचना करने हेतु सुविधाजनक स्थान है। इन सब में से सुविधाजनक ईमेल में त्वरित पुनः प्राप्ति के लिए संपर्क सूचना करने हेतु सुविधाजनक स्थान क्या होगा? पता पेटिका, संदेश पेटिका, पता पुस्तिका, संदेश पुस्तिका। ये तो एड्रेस बॉक्स, मैसेज बॉक्स, एड्रेस बुक, मैसेज बुक। जैसे क्या हो जाएगा?